हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो बताइएगा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप लोगों को, तो एक थम्स अप डालिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से थोड़ी बातचीत, बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा क्लास। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अपना रिव्यू दीजिए, आप लोग जरूर दीजिए हम अपना रिव्यू कि कैसा लग रहा है क्लास, हम कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग कोई इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं इस क्लास में तो वो भी आप लोग बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करें, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो सब बता दे। आपको बताए हुए हैं कि आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे जो इंस्टा आईडी है उस पे आप मैसेज करके पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। जो जो पूछे हैं जो चीज हम उनको जवाब दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं जो पूछे हैं वो। तो आप लोग का कोई डाउट है किसी टॉपिक में, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग अपना मैसेज कमेंट में या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और पर्सनली बात कर सकते हैं किसी भी डाउट को लेकर। तो हमेशा हम देंगे रिप्लाई। तो और आप लोगों के लिए नोट्स के लिए आप लोग को बता दें कि आपको नोट्स अगर बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पे अभी तक जितना क्लास हो चुका है हमने उसका नोट्स सभी को डाल दिए हैं। टेलीग्राम पे आपको सभी नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन जो हम क्लास में पढ़ाते हैं एक एक वर्ड आपको वहां पे मिल जाएगा। उस नोट्स में जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो एक एक वर्ड मिल जाएगा आपको। कहाँ? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोट्स डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी सुविधा दिया गया है, हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बड़ा सुविधा दिया गया है। जो आप लोग इस सुविधा का लाभ उठाइए, आप लोग नोट्स बनाइए। बताए थे आपको कि अगर नोट्स आपका जिसका नहीं बना रहेगा उसको हम एक बार चेक करेंगे, जिसका नहीं बना रहेगा उसके मम्मी पापा बड़े दीदी भैया जो भी उनके पास रहेंगे उससे उनको एक बहुत जोर से कान के नीचे में लगवाएंगे, बहुत जोर से, थोड़ा से नहीं बहुत जोर से। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तो एक मोटिवेशनल लाइन है, एक मोटिवेशनल लाइन है कि रास्ते चाहे कठिन हो, रास्ते चाहे कठिन हो मगर चलना मत छोड़ना। रास्ते चाहे कठिन हो मगर चलना मत छोड़ना। मुसीबतें चाहे लाखों हो, मुसीबतें चाहे लाखों हो मगर सपनों को मत छोड़ना। क्या है? रास्ते चाहे कठिन हो मगर चलना मत छोड़ना। रास्ते चाहे कठिन हो मगर चलना मत छोड़ना। मुसीबतें चाहे लाखों हो मगर सपनों को मत छोड़ना। जिंदगी उसी को कहानी लिखती है, जिंदगी उसी का कहानी लिखती है इस दुनिया में जो गिरकर भी कहे, जो गिरकर भी कहे मैं हार मानने यहाँ नहीं आया हूँ। तो चलिए इस लाइन के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पता है आप लोग को, हमने क्या स्टार्ट किया था, यूनिट 2 स्टार्ट किया था। यूनिट 2 में हमने क्या पढ़ा रहे थे आपको, एक दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा, आपको कुछ नॉलेज के लिए बता दिए थे। इंट्रा ऑपरेटिव केयर, मतलब ऑपरेशन थिएटर में आपको अगर ड्यूटी लग रहा है तो आप वहां पे कैसे सर्वाइव कीजिएगा, कैसे वहां पे ड्यूटी कीजिएगा, उसके बारे में हम आपको बता दी थे। वो थ्योरेटिकल था, कहानी टाइप का था आप लोग को पता है तो वो बता दे, जितना जरूरी था हम उतना बता दिया। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी है आप लोग के लिए।
नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है, और अदर आदमी के लिए भी यह बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे बॉडी में, फ्लूइड है। फ्लूइड में भी कौन सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो वाटर, पानी। पानी हम लोग को क्यों पीना चाहिए, तो इस बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको बताए हुए हैं पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फ्लूइड बॉडी क्या है, बॉडी फ्लूइड क्या है, बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन बताए थे, उसका कंपार्टमेंट बताए थे, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और हम जो बॉडी फ्लूइड है उसमें क्या क्या मिला रहता है, घुला रहता है, उसके बारे में बताए थे। उसके बाद हम बताए थे कि रेगुलेशन बताए थे, हमारा बॉडी में जब अधिक फ्लूइड हो जाता है, अधिक फ्लूइड हो जाता है तो हमारा बॉडी उसको कैसे रेगुलेट करता है, उसके बारे में बताए थे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे बॉडी में कम फ्लूइड है, लो फ्लूइड है, कम फ्लूइड है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी फिर उसको कैसे रेगुलेट करेगा। यह नेचुरली प्रोसेस है, हमारा बॉडी खुद ऑटोमेटिक करते रहता है। तो अगर अधिक था तो कैसे हमारा बॉडी रेगुलेट करके कम कर रहा है, तो वो हम लोग देख लिए। आज हम लोग देखेंगे कि कम है हमारे बॉडी में, फ्लूइड कम है, तो हम लोग उसको, हमारा बॉडी उसको कैसे अपने नॉर्मल लेवल तक, जितना जरूरी है उस लेवल तक उसको कैसे पहुंचाएगा, तो वही हम लोग पढ़ेंगे आज। तो टाइम बचने के लिए हम पहले बना के लेके आए हैं आपको लिए, फ्लो चार्ट बना के लिए आए हैं। तो समझिए, हाइपोवोलेमिया, हम लोग क्या, हाइपरवोलेमिया हम लोग पढ़ लिए थे। हाइपरवोलेमिया मतलब क्या हुआ रहा था कि हमारे बॉडी में फ्लूइड का लेवल अधिक हो गया था, नॉर्मल से अधिक हो गया था। लेकिन हम आज पढ़ेंगे हाइपोवोलेमिया। हाइपर और हाइपो में आपको पता होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको बहुत यूजफुल यह वर्ड्स है। हाइपर, HYPER, जहां पे भी हाइपर लगा रहे, यानी कि हाइपर टेंशन, यानी कि बीपी बढ़ गया, हाइपोटेंशन बीपी लो हो गया। तो हाइपर पर लगा रहेगा तो क्या समझेंगे, अधिक हो गया। हाइपो को लगा रहेगा तो क्या समझेंगे आप लोग, कम हो गया, नॉर्मल से कम हो गया। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइपोवोलेमिया, यानी कि हमारे ब्लड में जो है फ्लूइड का लेवल कम हो गया, नॉर्मल से भी कम हो गया है। तो हमारा बॉडी इसको कैसे रेगुलेट करके अपने नॉर्मल लेवल तक उसको पहुंचाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डेफिशिएंट हाइपोवोलेमिया का मतलब हो गया डेफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम में फ्लूइड की कमी होना क्या कहलाता है, हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, अगर आप लोग वो क्लास अच्छे से देखे होंगे आपको यह वेरी इजी, बहुत आसान लगेगा आपको। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके जरूर उस क्लास को देखिए, उसके बाद ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया जब हमारे शरीर में कहीं भी कुछ हो, हमारे बॉडी में कहीं भी कुछ हो, कहीं पैर में कहीं कुछ गड़ जाए, चाहे कहीं पे कट जाए, कहीं चाहे कोई आपको, समझिए आपको अगर कभी आपके पापा आपको पीटे होंगे, मारे होंगे तो आपको दर्द हुआ होगा। कैसे दर्द हुआ, पापा अगर मारे पैर पे मारे, पापा जो मारे पैर पे मारे स्टिक से, तो हमारा बॉडी में कैसे हमको पता चला कि वो पापा मार रहे हैं हमको। तो क्या हुआ, मारे तो हमारा वो जो स्टिमुलेट, जो चोट लगा वहां था, वो सिग्नल हमारा कहाँ गया, ब्रेन के पास गया। तो ब्रेन के पास गया तो वो आपको फील हो गया, क्या फील हो गया, हमको दर्द हो रहा है, यानी कि कोई मार रहा है, इससे हमको दर्द हो रहा है। तो उसी तरह हमारा बॉडी में जब अगर ब्लड वॉल्यूम अधिक हो जाता है तो हमारा बॉडी सिग्नल देता है, किसको सिग्नल देता है, ब्रेन को देता है। और उसी फिर अगर अधिक हो जाता है फिर भी, एक मिनट, तो अधिक हो जाएगा फिर भी हमारा बॉडी क्या करेगा, वो सिग्नल देगा ब्रेन को। अगर नॉर्मल से कम भी रहेगा, नॉर्मल है तो तब तो जैसे काम वर्क चल रहा है सभी पार्ट का, ब्रेन का हो गया और इंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर नॉर्मल है, तो उस तरह से काम चल रहा है, अपना वर्क कर रहा है। लेकिन अगर अधिक हो गया फिर भी
हमारा ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमारे बॉडी में क्या हो गया, फ्लूइड का लेवल बढ़ गया। अगर कम हो जाएगा नॉर्मल से, फिर भी हमारे बॉडी में सिग्नल जाएगा कि हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि ब्लड वॉल्यूम में फ्लूइड का कमी हो गया। तो हमारा बॉडी में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हाइपोवोलेमिया के कारण हमारे बॉडी में जो फ्लूइड की कमी हो गया, वो मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पास गया। ये मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पास गया कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, फ्लूइड की कमी हो रहा है, कुछ कीजिए, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे कुछ प्रलय आ सकता है, प्रलय आ सकता है। तो इसी तरह क्या किया, वो ब्रेन को सिग्नल दिया हमारा बॉडी। उसके बाद क्या किया, ब्रेन, ये क्या है, दादा का रोल निभाता है। ब्रेन क्या कर रहा है, दादा है, हमारे बॉडी का दादा है, मेन मुखिया है, कौन, ब्रेन। अब उसका बेटा हाइपोथैलेमस, ये क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है। क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम लोग मानते हैं उसका, वो दादा का बेटा है, वो दादा का बेटा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का भी दो पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस का भी दो पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस का फिगर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये इंटीरियर पार्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट हो जाता है, ये पोस्टीरियर पार्ट हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस का भी दो बेटा है, हाइपोथैलेमस का क्या है, दो बेटा, हमको उसको मान लेते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो क्या समझे आप कि हाइपोथैलेमस को हम लोग दादा मान लिए, क्या माने, दादा मान लिए। अब उसका एक बेटा है जिस ब्रेन का पार्ट है जो हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस को भी दो बेटा, जैसे आपको पता होगा कि आप दो भाई हैं, आपका एक पापा है, अब पापा का भी पापा है, मतलब आपका दादा। तो वही उसी तरह ये क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन का सिग्नल, अब वो बोला कि अब हम बूढ़े होंगे, अब हम युद्ध करने लायक नहीं है, हम लड़ाई करने लायक नहीं है। अब वो क्या करेगा, अपने पापा को, बेटा को देगा, सौंप देगा कि जाओ तुम ही लड़ो, अपना राज संभालो। क्या कहेगा, आप तुम ही जाओ लड़ो और अपना राज संभालो, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा एज बहुत हो गया है। तो अब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि तुम्हारे बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम हो गया है, कम हो गया है। तो क्या करेगा, जब ये इसके पास सिग्नल, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया, इसका दोनों बेटा है बहुत तंदुरुस्त और बहुत ही आज्ञाकारी है। अब ये दोनों बेटा अब जागा, कौन मेरे पापा को इतना रात में जगाया, मेरे रहते हुए मेरे पापा को कौन उठाया, बताओ। अब ये दोनों बेटा क्या किया, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों हथियार तीर धनुष लेकर तैयार हो गए युद्ध के लिए कि कौन हमारे पापा को इतना रात को उठाया मेरे रहते हुए। तो अब क्या किया कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद क्या किया, ये एक रिलीज करेगा एक हार्मोन को। कौन रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन को रिलीज करेगा, ACTH, जो वहां हाइपर अधिक हो गया था। तो ये क्या कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन को कम कर रहा था, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम अधिक हो गया था हमारे बॉडी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH हार्मोन को कम कर रहा था, लेकिन यहाँ हमारे ब्लड वॉल्यूम में फ्लूइड की कमी हो गया है, तो हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या किया कि इसको रिलीज को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने का मतलब बढ़ा दिया। जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ACTH हार्मोन को रिलीज करता था, नॉर्मल रिलीज करता, नॉर्मल वर्क था, नॉर्मल अगर फ्लूइड है तो नॉर्मल वर्क निकालेगा, नॉर्मल रिलीज करेगा हार्मोन को। लेकिन अगर कमी हो गया तो हमको अधिक निकालना है। क्या हो गया, कमी। अब किसी दुकान में किसी प्रोडक्ट का सेलिंग अधिक होने लगा, सेलिंग नॉर्मल बिक रहा है तो वो नॉर्मल तरीका से बनाएगा, लेकिन किसी फेस्टिवल में आप लोग अचानक देखते हैं, किसी फेस्टिवल में उसी प्रोडक्ट का डिमांड अधिक हो जाता है मार्केट में। अधिक डिमांड होने के कारण क्या करता है, उसको अधिक बनाता है। क्या करता है, उसको अधिक बनाता है। और कमी हो जाने के कारण क्या होता है, अगर कम सेलिंग होगा तो कम बनाएगा, और नॉर्मल बिक रहा है तो नॉर्मल बनाएगा। तो उसी तरह हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी करता है क्या, अगर हाइपर हो गया, अधिक हो गया हमारे बॉडी में फ्लूइड को, तो उसको क्या करेगा, ACTH हार्मोन को डिक्रीज करेगा। अगर कमी हो गया हमारे बॉडी में फ्लूइड को, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ACTH हार्मोन को इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा। अब ACTH हार्मोन इंक्रीज होगा तो एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी में होता है, अब उसके पास सिग्नल जाएगा। उसके पास सिग्नल ये जाएगा कि हमारे बॉडी में कुछ हलचल हो रहा है, अब हमको एक्टिव होना है। अब क्या हो गया, ये एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव होगा, ये एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव होगा।
एड्रिनल ग्लैंड अब क्या हो गया, एक्टिव होगा। अब एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन को सिक्रेशन करता है। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करना। तो अब ये क्या करेगा, जब इसको पता चलेगा कि एसीटीएचआर हार्मोन अचानक बढ़ने लगा, किस कारण से बढ़ने लगा, तो ये बिना सोचे विचारे, यह कोई सोचेगा नहीं, ये बढ़ा और ये क्या करेगा, इसको भी बढ़ाने लगेगा। ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेशन को बढ़ाने लगेगा। बढ़ाने के कारण क्या होगा कि जो सोडियम, एल्डोस्टेरोन का वर्क आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे कि वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो हमारे यूरिन में सोडियम, पोटेशियम और जो किडनी में आता है, उसको क्या करता है, सोडियम को एक्सक्रीट कर देता है, सोडियम को यूरिन के साथ बहने देता है, उसको उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उसको एक्सक्रीट करता है। लेकिन सोडियम हमारे यूरिन में आ रहा है, हमारे किडनी के द्वारा, उसको क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या कराता है, एब्जॉर्ब कराता है। कहां, ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड वॉल्यूम जो होता है वहां पे उसको एब्जॉर्ब कराता है, खींच लेता है, वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। किसको, सोडियम को। तो सोडियम और वाटर की रिलेशनशिप को आप समझिए कि सोडियम और वाटर, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, कि कहीं घूमने गया तो साथ में जाता है और घर आया साथ में आता है, उसी तरह सोडियम एंड वाटर में एक रिलेशनशिप होता है। सोडियम अगर जिधर जाएगा उधर वाटर को भी लेके जाएगा। तो जब सोडियम रिलीज एब्जॉर्ब हुआ हमारे ब्लड वॉल्यूम में, तो उस समय वाटर भी उसी के साथ क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन विद वाटर, सोडियम जो रिजर्प्शन हुआ तो उसके साथ वाटर भी रिजर्प्शन हुआ। और पोटेशियम का एक्सक्रीट हो गया, यानी कि बाहर निकल गया हमारे बॉडी से। उसके बाद है कि फ्लूइड इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्या हुआ, जब एब्जॉर्प्शन होगा। अब बताया था आपको एक एग्जांपल कि आप कभी खेत पटाते हैं, खेत पटाने के टाइम क्या करते हैं, आप एक पाइप बिछाते हैं, जो वहां पे पंप लगा रहता है, उससे क्या करते हैं, एक पाइप ले जाते हैं खेत में। अब पंप में क्या करेंगे हम लोग, पंप में क्या करेंगे हम लोग, तो पंप से क्या करेंगे, जो भी हम पानी आ रहा है, अगर हम मान के चलिए यहाँ पे आपका खेत है, यहाँ पे पंप लगाया, बीच में दूसरे का खेत है, दूसरे के खेत में हम ले जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर छेद कर देंगे पाइप में छेद करने के कारण क्या होगा, वो पानी जो है किसमें आएगा, दूसरे के खेत में पट जाएगा। उसी तरह क्या होता है, जब यहाँ पे एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी वाटर होता है वो भी उसके साथ एब्जॉर्ब होता है। अब जब इसके साथ यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम में एब्जॉर्प्शन होगा, यानी ये ब्लड वैल्यू में क्या हो गया, अब फ्लूइड को बढ़ गया, फ्लूइड अब एब्जॉर्ब होने लगा, फ्लूइड आने लगा। जो कमी था, जो बह रहा था, वो अब कहाँ एब्जॉर्ब होकर आने लगा, फ्लूइड कहाँ आने लगा, ब्लड वॉल्यूम में। उससे क्या हो गया कि फ्लूइड का इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम में, तो फिर हमारा बॉडी नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, हमारा बॉडी का क्या हो गया, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। अब एंटीरियर पार्ट का तो देख लिए, अब हम देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट क्या करता है, हाइपोथैलेमस का दूसरा पार्ट है। अब ये लड़ाई कर लिया, अब ये लड़ाई करेगा, क्या करेगा, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एक रिलीज करेगा एक हार्मोन को, ADH हार्मोन, उसको कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, जो क्या करता है, उसके रिलीज को इंक्रीज कर देता है। जैसे यहाँ पे क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि यहाँ पे हाइपोवोलेमिया हो गया, क्योंकि हमारे ब्लड वॉल्यूम में या बॉडी में क्या हो गया, फ्लूइड की कमी हो गया है। तो ये क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंक्रीज करेगा, रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन जो रिलीज करता है तो उसको इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा। बढ़ाने के कारण क्या हो गया, आपको उस दिन बताए थे हम कि हमारे जो नेफ्रॉन किडनी में क्या होता है, एक एक्वापोरिन चैनल होता है। एक्वापोरिन चैनल का काम है कि वह जो ब्लड वाटर को एब्जॉर्ब करना, कहाँ एब्जॉर्ब करना, ब्लड वॉल्यूम में। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, किनारे पर ये जो है ये क्या है, ये एक्वापोरिन चैनल। ये क्या करता है, जब इसके द्वारा फ्लो हो रहा है, यूरिन फ्लो हो रहा है किडनी में, तो उस यूरिन में क्या करते हैं, सोडियम को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर रहा था। तो यहाँ पे हमको वहां पे हाइपरवोलेमिया में क्या बताए थे कि एडीएच हार्मोन
क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। कम होने के कारण इस एक्वापोरिन चैनल का वर्क स्लो हो रहा था। स्लो होने के कारण वहां एब्जॉर्प्शन कम हो रहा था, जिससे हमारा मेंटेन हो रहा था, हाइपर हो गया था और मेंटेन हो रहा था, कम हो रहा था हमारे बॉडी में फ्लूइड को। लेकिन यहाँ पे तो कम ही है, कम है तो हम एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हमारे बॉडी में फ्लूइड के बनता, नहीं तो यूरिन के द्वारा सब चला जाएगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करना काम है। तो एब्जॉर्ब करने के कारण क्या करना है हमको, एडीएच हार्मोन को इंक्रीज को बढ़ाएंगे। एडीएच हार्मोन के इंक्रीज को बढ़ाएंगे तो एक्वापोरिन चैनल का वर्क फास्ट होगा, वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम को, सोडियम के साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। जब वो एब्जॉर्ब होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड लेवल, वाटर, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो वाटर फ्लो थ्रू यूरिन डिक्रीज होगा। जो वाटर फ्लो हो रहा था अब हमारा बॉडी उससे एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो थोड़ा, अब ये जैसे 1 लीटर के लमसम में हमारे यूरिन निकलने का तैयार है। अब इसमें से हम लोग क्या किए, 800 ग्राम क्या किया हम लोग, एब्जॉर्ब कर लिए बॉडी में। तो 200 ml का क्या आ जाएगा, बाहर जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल क्या करता है, वर्क फास्ट हो जाता है। वर्क फास्ट होने से क्या होता है, जल्दी जल्दी हमारा जो सोडियम को एब्जॉर्ब करने लगता है हमारा ब्लड वेसल, ब्लड करवाता है। ये क्या कौन कराता है, एक्वापोरिन चैनल एब्जॉर्ब करवाता है। एब्जॉर्ब करवाने के कारण क्या होता है, जो भी वाटर होता है उसका फ्लो यूरिन में कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। वाटर का फ्लो यूरिन में डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, यूरिनेशन कम होने लगता है। आप लोग को पता है, आप लोग क्या करते हैं, जब कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग पानी कम पीते हैं इसलिए कि हमको एग्जाम में 2-2.5 घंटा बैठना है, 2-2.5 घंटा बैठ के लिखना है, वहां से बाहर नहीं आना है। अगर 5 मिनट हम आएंगे तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, कम पानी पीते हैं, कम पानी या तो नहीं पीते हैं। तो नहीं पीते हैं तो उस समय आप लोग कैसे रहते हैं, आप लोग कुछ यूरिन नहीं लगता है, यानी कि वो क्या हो गया, आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गया। तो जितना पानी आप पहले पिए हुए थे उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया। उसको क्या करता है हमारा बॉडी उसको बचा के रखता है। आपको यूरिन कम जाने को मिलता है। जब आप पानी नहीं पीजिएगा, आपकी बॉडी में पानी कम रहेगा तो आपको यूरिन कम जाना पड़ता है, क्योंकि जो पानी हम पहले पिए थे वो क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो यूरिनेशन कम होता है आपको। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है। प्लाज्मा यानी कि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, यानी कि ब्लड वेसल में क्या हो गया, फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, यह एब्जॉर्ब कर रहा था, क्यों एब्जॉर्ब कर रहा था, सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके साथ वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा था। अब यूरिनेशन कम होगा तो हमारे बॉडी में तो बचेगा ना पानी, तो क्या होगा, प्लाज्मा के लेवल और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया। तो एक समरी से अपने आप लोग समझ जाइए। आपको समरी में एक समझा देते हैं कि आप लोग को पता है कि हमने क्या पढ़ा था, रेगुलेशन, हमारा टॉपिक क्या था, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। रेगुलेशन में हम लोग पहला पढ़े थे हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया का मतलब हो गया कि हमारे ब्लड में, यानी कि ब्लड में या बॉडी में फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाना। तो हमारा बॉडी क्या करता था, उसको अगर अधिक हो जाता है ब्लड वॉल्यूम में हमारा फ्लूइड, बॉडी में फ्लूइड, तो हमारा बॉडी उसको कैसे रेगुलेट करता है, पहला हम लोग पढ़ लिए, कल पढ़े, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया में आपको बताए कि हमारे बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम हो जाना, तो हमारा बॉडी कैसे उसको रेगुलेट करता है, उसको हमने पढ़ रहे हैं। तो 2 पढ़े हम लोग, या क्या है, नेचुरल प्रोसेस है जो हमारा बॉडी खुद करता है। तो हम लोग ने देखे कि जब हमारा बॉडी में कम वॉल्यूम हो रहा था, फ्लूइड हो रहा था, तो हमारा बॉडी को सिग्नल मिला। किसको सिग्नल मिला, ब्रेन को मिला। ब्रेन को मिला तो वो क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का ही एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसको हम थर्स्ट सेंटर भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को थर्स्ट सेंटर यानी कि प्यास का मुखिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्यास का मुखिया भी कहते हैं इसको, हाइपोथैलेमस को। तो इसका 2 पार्ट है, हाइपोथैलेमस का 2 पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, जब हमारे बॉडी में
फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है तो वो क्या करता है, एडीएच हार्मोन को रिलीज को बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी रिलीज करने लगता है, जिससे और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड के पास सिग्नल जाता है और वो एक्टिव होता है कि हमारे बॉडी में कुछ हलचल होता है। हलचल उनका वो कुछ बिना सोचे समझे क्या करता है, जब इसको पता चलता है एडीएच हार्मोन का रिलीज इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब कुछ हमारे बॉडी में हलचल हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, या जो ये सिक्रीशन करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, उसको भी ये बढ़ाना, इंक्रीज सिक्रीशन को बढ़ा देगा बिना सोचे समझे। उसके बाद क्या, जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि सोडियम एंड वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होने लगेगा हमारे बॉडी में, रिएब्जॉर्प्शन होने लगेगा हमारे बॉडी, जो पोटेशियम वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। ये किसका काम है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है कि पोटेशियम को एक्सक्रीट करना, बाहर करना यूरिन के द्वारा, लेकिन सोडियम एंड वाटर को रिएब्जॉर्प्शन कराना। तो हाइपर में क्या हो रहा था, यह कम हो रहा था, कम होने के कारण जो रिएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, उतना नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे कमी हो गया तो ये क्या करेगा, आप उसको बचाना है हमको, जो भी कमी हो गया तो हमारे जो बॉडी में जितना अवेलेबल है उसको क्या करना है, बचाना, हमारे बॉडी को बचाने के लिए क्या करता है, एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, सोडियम एंड वाटर को रिएब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम को सिक्रीट करता है। और क्या होता है कि फ्लूइड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जब वह एब्जॉर्ब होते रहता है हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी फिर इंक्रीज, हमारे बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है फ्लूइड का, जिससे वह फिर नॉर्मल काम होने लगता है, हमारा बॉडी नॉर्मल वर्क करने लगता है। उसके बाद एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करता है, एडीएच हार्मोन का, एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिलीज को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, एक्वापोरिन चैनल का वर्क फास्ट हो जाता है। एक्वापोरिन चैनल का फास्ट होने के कारण इंक्रीज हो जाता है रिएब्जॉर्प्शन। आपको बताया कि एक्वापोरिन चैनल होता है जो इंक्रीज करना है। अब वहां क्या हो रहा था कि हमारे ब्लड में बहुत फ्लूइड की मात्रा अधिक था, अधिक होने के कारण एडीएच का हार्मोन कम रिलीज हो रहा था, क्या हो रहा था, एक्वापोरिन कम वर्क कर रहा था, लेकिन हमको यहाँ पे कमी है, हमको बढ़ाना है, तो जब हार्मोन बढ़ेगा तो एक्वापोरिन का वर्क भी बढ़ेगा, एक्वापोरिन चैनल का वर्क बढ़ेगा तो ये जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा ब्लड वॉल्यूम में, हमारे जो सोडियम है वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि वाटर फ्लो, जब एब्जॉर्प्शन होने लगा था तो यूरिन के द्वारा वाटर का फ्लो कम जाएगा, यूरिन के द्वारा वाटर का जो बाहर जाता वो कम हो जाएगा, जिससे यूरिनेशन भी कम होगा, बार बार आपको यूरिन भी जाना नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा फ्लूइड लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा, फिर वो क्या हो गया, नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। तो हमने दो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा टॉपिक को हमने खत्म कर दिया, किसको, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अब हम लोग थोड़ा इसका देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। अब पढ़ रहे हैं तो उसका फंक्शन भी तो जरूरी है, ब्लड बॉडी फ्लूइड का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला हमारा खत्म हो गया। बॉडी फ्लूइड का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग आज, इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन हम लोग वैसे हम बहुत सारे में देखें एक ही बार बता दिया गया है, मतलब इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर को, तो उसमें कंफ्यूजन आप हो जाइएगा, इसलिए हम क्या सोचते हैं कि दोनों को अलग अलग तरीका से बताएंगे आपको, तो आपको एग्जैक्ट भी पता हो पाएगा, उसमें क्या होगा, अनुमान लग जाएगा। आपको अगर एक ही बार बताएंगे तो अनुमान लग जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, इंट्रा सेलुलर का क्या वर्क है और एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या वर्क है, वो तो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते हैं जिससे आप लोग अगले टॉपिक में आपको उतना डिफिकल्ट ना लगे। तो इसका हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के फंक्शन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो फंक्शन पहला हम देखेंगे इंट्रा सेलुलर और दूसरा में हम किसका देखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का फंक्शन देखें हम, क्या देखेंगे, इसका फंक्शन देखना है। तो इंट्रासेलुलर का पहला फंक्शन क्या है कि मीडियम ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, मीडियम बनाता है। ये इंट्रासेलुलर क्या है, एक मीडियम ऑफ
मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म के मतलब आपको फार्माकोलॉजी में बताए हुए हैं कि वहां पे रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये क्या करता है? मीडियम बनाता है। इंट्रासेलुलर जो स्पेस है वो क्या करता है? एक मीडियम देता है, एक जगह देता है। किसके लिए? एक रिएक्शन के लिए क्या करता है? जगह देता है। साइट फॉर मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल के लिए यह क्या करता है? रिएक्शन के लिए यह स्पेस देता है। जैसे इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर एक जगह देता है। किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसमें वो सेलुलर रिएक्शन हो सके, इसके लिए क्या करता है? स्पेस देता है। तो इंट्रासेलुलर का पहला वर्क क्या है? कि मीडियम ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन के लिए यह स्पेस देता है, मीडियम देता है यानी कि एक तरीका देता है। तो इसका पहला वर्क देख लिए। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है न्यूट्रिशन स्टोरेज। न्यूट्रिशन स्टोरेज ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर का क्या फंक्शन है? दूसरा, न्यूट्रिशन को स्टोरेज करना। न्यूट्रिशन को स्टोरेज करना, जैसे बता दें स्टोर ग्लूकोज, ये क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है। उसके बाद ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट नीड बाय द सेल, अगर सेल को इलेक्ट्रोलाइट की जरूरी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसका कब जरूरी है, तो ये भी स्टोर करेगा। कौन करेगा? इंट्रासेलुलर में पहला देखिए कि मीडियम ऑफ मेटाबॉलिज्म। इंट्रासेलुलर क्या है? एक मीडियम देता है, जो सेल का रिएक्शन होता है उसके लिए एक मीडियम देता है। और क्या करता है? ये स्टोर करता है, न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, जैसे में ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, और अगर जरूरी हो तो इलेक्ट्रोलाइट को भी, अगर सेल को जरूरी है तो इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या करेगा? या स्टोर करेगा। कौन? इंट्रासेलुलर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंटेन करता है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज को मेंटेन करता है। कौन? इंट्रासेलुलर। मेंटेन शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम मेंटेन करता है, शेप एंड वॉल्यूम को। हेल्प इन फीवर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, ये क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है, मेंटेन करता है शेप एंड वॉल्यूम को। ये क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है इन ट्रिगर, जो सेल है, सेल को इलास्टिसिटी एंड टाइटनेस, ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर क्या करता है? मेंटेन करता है शेप, मतलब जो सेल है उसके शेप को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? कि ट्रिगर के रूप में। कैसे? उसको ना ज्यादा इलास्टिसिटी मतलब लचीला। अब ये क्या करता है? उसको मेंटेन करता है। अगर ये क्या करता है? उसको ज्यादा इलास्टिसी होने से रोकता है। क्यों? कैसे रोकता है? अगर ज्यादा इलास्टिक होगा तो फिर हम ऐसे हाथ रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कैसे? ऐसे हो भी नहीं करेगा और लूज हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी, लचीलापन को भी यह मेंटेन करता है। और क्या कहता है? टाइटनेस। अब ऐसे टाइटनेस हो जाएगा कि जैसे हमारा हाथ ऐसे है तो हम उठाए तो उठबे ना करे। क्या हो? अगर टाइट हो जाएगा तो जैसे हम एक बार रखे हुए हैं वैसे ही मेरा हैंड रहेगा, हाथ रहेगा, चाहे कोई भी हमारा सेल कहीं भी। तो ये मेंटेन करता है शेप को। बताया तो शेप को कि इलास्टिसिटी होने से, एक्सेसिव इलास्टिसिटी होने से बचाता है और एक्सेस टाइटनेस होने से बचाता है सेल को। और वॉल्यूम में क्या करता है? यह ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। और वॉल्यूम में क्या करता है? यह ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। जैसे में कि इंट्रासेलुलर है और यह एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें क्या है? वाटर है। अब ये क्या करेगा? इसमें अगर चला जाएगा, ये उठ के इसमें चला जाएगा। क्या करेगा? ये इसका पानी इसमें चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइट इसमें चला जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है? हमारा सेल टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो ये क्या करता है? शेप में तो आपको बता दिया किया, तो हमारे सेल के शेप को क्या करता है? मेंटेन करते रहते हैं। जैसे एक्सेसिव इलास्टिसिटी होने से बचाता है, लचीलापन, और टाइटनेस होने से बचाता है। वॉल्यूम में क्या है? क्या ऑस्मोटिक बैलेंस बना के लगता है, यानी कि जो साल्ट है और वाटर को यह ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है कि वह उसको जैसे बताया आपको कि इसमें से इधर न जाए और उसमें से उधर न जाए, ये बना के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है।
सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का वर्क को क्या करता है, इंट्रासेलुलर का काम क्या है, अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना। जैसे रिच इन पोटेशियम मैग्नीशियम एसेंशियल फॉर द नर्व इम्पल्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आपको हम कभी बताए थे फार्माकोलॉजी में कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है, जो इलेक्ट्रिक का जरूरी है। इलेक्ट्रिक भी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक, आप कहेंगे सर हम इलेक्ट्रिक अगर हमारे बॉडी में जरूरी है तो हम अगर बिजली छूटे तो करंट क्यों लगता है, तो आपको उस इलेक्ट्रिकल में इधर के इलेक्ट्रिकल में आपको अंतर होना है, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रिकल है वो अलग होगा, हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल है वो अलग है। अब ऐसा नहीं कि हम बोल दिए आप जाके किसी तार को जाके छू दीजिएगा, हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल की जरूरी है तो कैसे हमारा, अब हमको इंपल्स बढ़ाना है तो जाके बिजली वाला तार को छू दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। वो इलेक्ट्रिकल अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, तो गलती नहीं करना है आपको। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे शरीर में होने के लिए कौन मेंटेन करता है, इंट्रा सेलुलर। जैसे नर्व इम्पल्स, नर्व आपको बताए थे कि अगर हमारे बॉडी में अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है तो क्या देखने को मिलता है, सीजर्स देखने को मिलता है। सीजर्स यानी कि कभी कभी गांव में देखे होंगे आप कि लड़की लोग कभी क्या करते हैं, वो उसका बॉडी का मतलब अलग ही उसका बिहेवियर होने लगता है, ऑटोमेटिक बिहेवियर। तो उसको क्या कहने लगता है लोग सब गांव में, इसको भूत लग गया। उसको अरे भूत नहीं लगा, उसको भूत नहीं लगा, उसको क्या हो गया कि उसके बॉडी में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फ्लो होने लगा। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फ्लो होने के कारण उसका ब्रेन अब जो नॉर्मल वर्क कर रहा था वो नॉर्मल वर्क करना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता। वैसे भी आप उसको थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, पानी उनी देना है उसको, उसके बाद वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आदमी तो क्या करता है, भगत के चक्कर में पड़ता है, तो वो भी क्या करते हैं, आते हैं थोड़ा देर उसको करते हैं, जब तक उसका इलेक्ट्रिकल जो इम्बैलेंस हो गया था वो उसका जब प्रभाव रहता है जितना देर तक उतना देर तक तो वो करता है। फिर जब ठीक हो जाता है आदमी कहता है कि अच्छा है जी, इसका मतलब उसको बहुत ज्ञान है, ये ठीक कर दिया। तो उनको पता नहीं है, तो वही बताया कि अगर इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फ्लो होने लगता है हमारे बॉडी में तो क्या दिखने को मिलता है, सीजर्स दिखने को मिलता है। उसके बाद आपको बताए थे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हमको इलेक्ट्रिकल का जरूरी होता। वो हमको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जब मसल सिस्टम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रिकल के द्वारा और नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी समझ जाइए कि इलेक्ट्रिकल की जरूरी क्यों होता है, इम्पल्स नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर होने के लिए। अब जैसे कहीं पे आपको मारा वहां से चोट, अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं हो रहा है तो यह सिग्नल हमारे ब्रेन के पास नहीं जाएगा, कहीं भी चोट लगेगा, कट जाएगा, फट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल फ्लो होना जरूरी है। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बता दें, अगर इम्पल्स का इलेक्ट्रिकल हमारे मसल्स में अगर फ्लो नहीं होगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मसल्स को अगर हम कहीं पे मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा भी तो हमको कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हमारा मसल मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है। मतलब जैसे हमारा हैंड मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फ्लो होने के कारण ही हमको पता चलता है। अगर नहीं होगा हमारे बॉडी में तो नहीं पता चलेगा, नहीं कहीं तो कट जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, हमको कुछ नहीं पता चलेगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का हमारे बॉडी में फ्लो नहीं हो रहा है तो ये भी काम किसका है, इंट्रासेलुलर का है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। उसके बाद क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी यह मदद करता है। कैसे मदद करता है कि यह प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर द राइबोसोम का एंजाइम एंड डीएनए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे बॉडी में सेल में एक पार्ट होता है, सेल का एक पार्ट होता है, अंदर में रहता है राइबोसोम जो क्या करता है, हमारे प्रोटीन बनाने में मदद करता है। मतलब प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। क्योंकि किसको, जैसे एटीपी का हमारे सेल बॉडी का
एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसी तरह हमारे बॉडी का प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। तो उसको मदद करता है, वहां पे एक इन्वायरमेंट बना के देता है उसको, राइबोसोम को। तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी में क्या बनाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम एंजाइम डीएनए एक्टिविटी, डीएनए की एक्टिविटी के लिए भी वो क्या करता है? उसको करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इतना वर्क नॉर्मल, इतना वर्क है हमारे इंट्रासेलुलर का। तो आप लोग इस तरह से आपको हम बताए, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमारा सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन है और एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या फंक्शन है, ये आपको एग्जैक्ट पता होना। इससे अगर आपको हम डायरेक्ट बता देते, आप कंफ्यूजन होते कि कौन किसका काम है, तो हम कंफ्यूजन होते थे। तो आप लोग तो इसीलिए हम लोग अलग अलग करके आपको अच्छी तरह से बताएं। तो इसका देखते हैं हम लोग क्या क्या फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर का। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या करता है? इसका पहला काम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका पहला काम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे आप लोग को अलग अलग तरीका नॉलेज आपको मिलते जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि अभी तक कुछ नहीं हम सीखे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बड़ा बड़ा चीज पढ़ना है आपको। तो चलिए हम पहले देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में ये काम करता है। यानी कि ये क्या करता है? कैरीज करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को। अब स्टोर कौन कर रहा था ऑक्सीजन को? इंट्रासेलुलर। और ये तो सिर्फ स्टोर करके रखेगा, ये जमा करके रखेगा, लेकिन उसको ले जाने के लिए भी तो कुछ हमको चाहिए। तो वो कौन करेगा? ये एक्स्ट्रा सेलुलर करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या करेगा? कैरीज करेगा न्यूट्रिएंट्स को। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, खाते हैं, उसको कौन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जितना भी हार्मोन हमारे बॉडी में है वो रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद क्या सेल क्या करता है? उसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद वहीं पे थोड़ी रुका रहेगा, उसका जहां पे वर्क है वहां पे जाकर वर्क करेगा ना। तो उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिख दो यहाँ पे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड पढ़ रहे हैं। और तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट का वर्क था, जिसमें क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का, हार्मोन का, सेल। और इसका क्या काम है? रिमूव करता है जितने भी वेस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी पर प्रोडक्ट बनता है, जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, ये सब को रिमूव करने के लिए भी इसका मदद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मदद करता है। उसके बाद हम लोग मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट, मेंटेन करता है यह, मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या करता है? यह मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? कि इसमें कांस्टेंट बनाता है पीएच लेवल को, हमारे बॉडी में पीएच लेवल को। या क्या करता है? कौन मेंटेन करके लगता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या करता है? मेंटेन बना के लगता है पीएच को। पीएच कितना होना चाहिए हमारे बॉडी का? पीएच लेवल 7.35 से 7.45 पीएच लेवल होना चाहिए। उसके बाद क्या करता है? यह ऑस्मोलेटरी को बैलेंस बनाता है। ऑस्मोलेटरी यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल, जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है जो हमारे फ्लूइड में घुलने वाला है, जो घुलने वाला। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो किसी को घुलाए। और सॉल्यूट किसको कहते हैं? जो किसी में जाके घुल जाए। सॉल्यूट मतलब जो किसी में जाके घुल जाए, जैसे चीनी और पानी। चीनी क्या है? एक सॉल्यूट है, वो क्या करता है? वो पानी में जाके घुल जाता था। सॉल्यूट कौन हुआ? चीनी हुआ। सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर हुआ। वाटर सॉल्वेंट मतलब हो गया कि जो किसी चीज को सड़ा ले। जैसे आप किसी को दिल को अपने दिल में अंदर रख लेते हैं, आप क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जिसके दिल को आप अपने अंदर रख लिए वो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो ये क्या करता है? बैलेंस बनाता है। ऑस्मोलेटरी सॉल्यूट पार्टिकल्स को बैलेंस बना के रखता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सबको बैलेंस बना के रखता है।
अब कहीं पे ज्यादा अधिक सोडियम में फ्लो होने लगा तो क्या करेगा वहां पे उसको डैमेज कर, वो भी हम बताएंगे अधिक सोडियम होने से हमारे बॉडी में क्या होता है और कम होने से क्या होता है, अधिक सोडियम पोटेशियम होने से क्या होता है, मैग्नीशियम से कैल्शियम से, ये तो आपके बताएंगे आगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाकर डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का भी काम करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें कौन कौन, प्लाज्मा प्रोटीन और एंटीबॉडी मदद करता है ह्यूमिडिटी को जो बैक्टीरिया वायरस और इंफेक्शन से और इंजरी से लड़ने में मदद करता है। और लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेशन एंड क्रशिंग। तो लुब्रिकेशन का मतलब आप लोग समझिए कि लुब्रिकेशन का मतलब होता है स्मूथ मूवमेंट, मतलब जैसे ज्वाइंट से मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट आराम से हम लोग, जैसे यहाँ पे है ये क्या कर रहा है, स्मूथ मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, स्मूथ मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन कहेंगे। एंड क्रशिंग, क्रशिंग मतलब शॉक प्रिवेंटेशन, किसी जैसे ब्रेन शॉक हो जाता तो पूरी व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, वो शॉक हो गया पूरा, जैसे बॉडी उसका वैसे ही खड़े है, पूरा शॉक हो गया, कहता है ना किसी चीज को शॉक हो गया, मतलब वो पूरी तरह से शॉक हो जाना, यानी कि पूरी तरह से उसका बॉडी शॉक हो जाना। तो लुब्रिकेशन इसमें क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, बोन के बीच साइनोवियल फ्लूइड, जैसे यह बोन है, एक बोन है और इससे एक बोन जुड़ा हुआ है, कांटेक्ट है, तो इसके बीच एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है, तो इसके फ्रिक्शन को, मतलब अगर इसे घर्षण से इसको क्या करता है, बचाता है, क्या करता है, घर्षण से। जैसे आपको बताया ना कि यह हमारा बोन है, ये भी हमारा बोन है, तो यहाँ पे एक फ्लूइड रहता है, एक फ्लूइड रहता है, वो क्या करता है, दोनों बोन के फ्रिक्शन से, दोनों बोन के टकराव से क्या करता है, बचाता है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, दो जॉइंट के बीच में रहता है, वो दोनों के फ्रिक्शन से बचाता है। उसके बाद एक सेरिब्रो सीएसएफ, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट शॉक, शॉक होने से बचाता है, शॉक होने से बचाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को शॉक होने से बचाता है। कौन बचाता है, साइनोवियल फ्लूइड। जैसे ये हमारा ब्रेन है, हाँ ये क्या है, हमारा स्पाइनल कोड है, तो स्पाइनल कोड है, तो इसके बीच में फ्लूइड रहता है, वो क्या करता है, दोनों को शॉक से बचाता है, दोनों टकरा जाएगा तो क्या होगा, शॉक होगा, इससे भी होता है। और अधिक मतलब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लो हमारे ब्रेन में होने लगेगा, उससे भी शॉक होने का खतरा रहता है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो होने लगता है तो उससे भी क्या होता है, शॉक होने का खतरा रहता है। तो वो कौन बचाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो बीच में रहता है, वो क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रिक आता है उसको पहले ब्रेन से पूछता है आपको जरूरी है और कितना जरूरी है, क्या पूछता है, आपको जरूरी है या कितना जरूरी है, उस हिसाब से वो क्या करता है, एंट्री करवाता है इलेक्ट्रिक को। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता कि एबनॉर्मल फ्लूइड हमारे ब्रेन के पास जाता और ब्रेन से लड़ाई करके झगड़ा करके उसको शॉक कर देता, डैमेज कर देता, जिससे व्यक्ति को शॉक का साइन दिखने को मिलता। तो ये क्या करता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से बचाता है हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, और क्या है, सीएसएफ एंड इम्यूनिटी फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गेन को। एक इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गेन जितना भी है हमारे बॉडी में, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन करता है, एक इम्यूनिटिक फ्लूइड है, वो क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गेन को, जिस ऑर्गेन के बिना हम लोग नहीं रह सकते, उसको क्या करता है, जैसे बताए आपका ये हाथ हो गया, हाथ हो गया, ये क्या हो गया, पैर हो गया, सॉरी हाँ पैर हो गया, पैर हो गया। अब ये कट जाए, टूट जाए, फूट जाए, नहीं रहे, फिर भी आप लोग जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, पैर कट जाए, टूट जाए, फूट जाए, इससे क्या हो सकता है, आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर
गिल ना हो, हॉट ना हो, तो आप 1 सेकंड नहीं जिंदा रह सकते, 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपके पास लंग्स ऑर्गन डैमेज हो जाए फिर भी आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारा वाइटल ऑर्गन हो गया, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है कौन, एम्नियोटिक फ्लूइड। उसके बाद है कम्युनिकेशन का वर्क करता है, सॉरी आपको फिगर बताने के चक्कर में लिखो नीचे। तो तीसरा हम क्या बताए थे आपको, मेंटेन इंटरनल हो गया। उसके बाद डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। डी क्या हुआ, लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब आपको बताया कि स्मूथ मूवमेंट, यानी कि जैसे ये मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या हो गया, लुब्रिकेशन हो गया। उसके बाद क्या है, क्रशिंग। क्रशिंग मतलब आपको बताया कि क्रशिंग मतलब हो गया शॉक से प्रिवेंट। जैसे बताया आपको कि कैसे ब्रेन, जैसे ब्रेन में ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड में अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लो होगा तो क्या होगा, ये इससे शॉक हो सकता है, यानी कि मर सकता है व्यक्ति। और क्या बताया आपको, लुब्रिकेशन एंड क्रश हो गया। उसके बाद बताया आपको शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन बताए। और उसके बाद हम लोग बताएंगे कम्युनिकेशन, यानी कि आप लोग बात करते हैं किसी से, अपने गांव में हो, अपने फ्रेंड से हो, क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या करता है, सिग्नल को पहुंचाता है। अब यहाँ पे चोट लगा, आपको हम पहले बताए ना कि यहाँ पे अगर कहीं पे चोट लगा तो यह क्या करता है, सिग्नल को कहाँ पहुंचाता है, हमारे ब्रेन के पास। तो ये कौन करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। जैसे यहाँ पे चोट लगा, कट गया, फट गया, टूट गया, तो ये कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन के पास। किसके मदद से जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मदद से हमारे ब्रेन में जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर के और हार्मोन को भी, हार्मोन को भी सिग्नल देता है। अब जैसे एडीएच हार्मोन क्या कर रहा था, सिक्रीट हो रहा था, एडीएच हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, तो वो कैसे सिक्रीट होगा, ऑटोमेटिक सिक्रीट नहीं होगा, उसको कोई सिग्नल देगा कि आपका जरूरी है। अब जैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड की अधिक हो जा रहा था, हाइपर हो रहा था, तो हमको क्या करना था, हार्मोन को कम करना था। तो वो कम कैसे होगा, ऑटोमेटिक वो नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, ये फ्लूइड उसको, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि आप जो है एडीएच को, यानी कि एडीएच को कम कीजिए, हमारे बॉडी में फ्लूइड हो गया। तो ये सिग्नल का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन के सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूरो ट्रांसपोर्ट का सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, किसके बीच, सेल के बीच। तो हम लोग क्या देख लिया, फंक्शन देख लिया, रेगुलेशन देख लिए। अब हम लोग चलते हैं फ्लूइड बैलेंस। एक मिनट, फ्लूइड बैलेंस हम लोग क्या देखेंगे, फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस, तो हम लोग क्या देख रहे थे, वो हाइपर होने से कैसे हमारा बॉडी रेगुलेट करता है और कम होने से हमारा बॉडी रेगुलेट कैसे करता है। अब देख रहे हैं कि हमारे बॉडी फ्लूइड को बैलेंस बना के कैसे रखता है, बैलेंस बना के कैसे रखता है। जैसे फ्लूइड बैलेंस कि हमने एक दिन में, वही एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट क्या 2500 ml पर लीटर, 2500 ml पर लीटर क्या लिया, इंटेक किया, फ्लूइड को इंटेक किया। फ्लूइड इंटेक, हम एडल्ट की बात कर रहे हैं कि फ्लूइड का कोई व्यक्ति है, कोई जैसे आप हैं, हम हैं, हम क्या किए,
फ्लूइड को इंटेक्ट किए। एक दिन में कितना हम इंटेक्ट किए? 2500 ml लगभग में हम लोग क्या किया? 2500 ml इंटेक्ट किया हम लोग लिए। अब किस किस तरह से लिए वो बताते हैं। इसमें हम लोग या तो ओरली लेंगे, इसमें हम लोग क्या किया? ओरल मतलब मुंह से जो हम पानी और पी के लिए वो कितना लिए? 1500 ml। 1500 ml जो हम ओरल से लिए और क्या किया? फूड से, हमको फूड से कितना मिला? खाना खाने से हमको कितना फ्लूइड मिला? 700 ml। 700 ml और क्या हो गया? 700 ml मिला। और मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर से हमको कितना मिला? 300। तो कितना हो गया? 15 3 18 18 7 25 हो गया ना। तो मान लेते हैं कि एक दिन में हमने 2500 ml फ्लूइड लिए बॉडी में लिए। वो किस किस फॉर्म में लिए? तो 1500 क्या किस फॉर्म में लिए? ओरल के रूप में, पानी पी के लिए हो सकता है, और कोई दूसरा फ्लूइड जो ओरल के रूप में लिए। फ्रूट खाना खाने से हमको कितना मिला? 700 ml फ्लूइड मिला। और मेटाबॉलिक वाटर से हमको कितना मिला? 300 ml हमको मिला, जिससे हम लोग कितना किए? 2500 इंटेक किया एक दिन में। अब हम लोग आउटपुट कितना करेंगे वो देखते हैं। फ्लूइड इनटेक और फ्लूइड आउटटेक। फ्लूइड आउटपुट हम लोग कितना करेंगे? यूरिन। अब ओरली माउथ से हम कितना लिए? 1500 लिए और हमको यूरिन के द्वारा हम कितना आउटपुट कर दिए? बाहर कर दिया है बॉडी से। तो 1500 ml क्या किए हम लोग? यूरिन के द्वारा बाहर कर दिए। और क्या हो गया? ये स्टीम जो आपको स्वीटिंग हुआ, पसीना हुआ, आप उससे कितना किए? स्वीटिंग से, पसीना से आप लोग कितना बाहर किए? लगभग में 500 ml स्वीटिंग से आप बाहर कर दिए पसीना को, लिक्विड को। उसके बाद लंग्स से कितना बाहर कर दिया? 300 ml, लमसम में 300 ml। उसके बाद फीकस यानी कि स्टूल से हम लोग कितना बाहर कर दिया? लगभग में 200 ml। कितना हुआ? 15 20 23 अदू 25। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड का बैलेंस पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? बॉडी में अधिक होने से कैसे रेगुलेट हो रहा था और बॉडी में कम होने से कैसे रेगुलेट हो रहा था, ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखिए फ्लूइड का बैलेंस। आप नॉर्मल व्यक्ति, आप नॉर्मल है, हम नॉर्मल है, तो कैसे हमारा बॉडी उस फ्लूइड को बैलेंस बना के रखता है? तो मान लेते हैं कि कोई एडल्ट व्यक्ति है जो 2500 ml पर लीटर, मतलब ये 2500 ml वो क्या लिया? फ्लूइड लिया एक दिन में। और वो किस किस फॉर्म में लिया? तो ओरल रूप में 1500 लिया, फूड के रूप में खाना भोजन करके 700 ml लिया, और मेटाबॉलिक वाटर के रूप में 300 ml फ्लूइड वो इंटेक किया, लिया और आउटपुट कर दिया। अब आउटपुट किया 500 ml 1500 ml यूरिन के रूप में, पसीना के रूप में 500, लंग्स के रूप में 300 और स्टूल के रूप में 200 ml। अब यही क्या है? बैलेंस है। बैलेंस मतलब क्या हो गया? बैलेंस मतलब जैसे आप कभी तराजू पर चढ़ाए हैं कोई चीज को, आप लोग वेट किए होंगे, हम लोग क्या करते हैं? इसको बैलेंस बनाते हैं, मतलब बैलेंस बना के रखते हैं। क्योंकि बैलेंस बनाते हैं, अब ऐसे नहीं कर रहा है, घटी हमको नहीं चलना, बैलेंस बना के सीधे रखना है, जिसे दोनों पर सेम आए। जितना उसका वेट है, जितना उसको देना है, उसका क्या कहता है, उसको बटखारा कहता है ना, तो उसका जितना वेट है उतना हम सामान चढ़ाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? हम लोग बैलेंस बना के तौलते हैं, वेट करते हैं। तो उसी तरह हमारा बॉडी जो है फ्लूइड को कैसे बैलेंस करता है? तो जितना हम लोग लिए उतना हम लोग आउटपुट किए, तो ये क्या हुआ? हमारा बॉडी का बैलेंस बन के रहा। क्या हुआ? हमारा बॉडी बैलेंस किया, फ्लूइड बैलेंस बना के हमारा बॉडी रखा। ये किस में होता है? नॉर्मल व्यक्ति में होता है। नॉर्मल व्यक्ति में फ्लूइड का बैलेंस कैसे होता है ये आप लोग जान गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं
फ्लूइड लॉस एंड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड का लॉस एंड रिप्लेसमेंट। ये तो नॉर्मल बताए आपको, अब एबनॉर्मल तरीका से बताते हैं आपको। एबनॉर्मल से, ये तो नॉर्मल हो गया कि नॉर्मल व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ऐसे हो रहा है, लेकिन एबनॉर्मल जिसमें कोई बीमारी से वजह से हो चाहे कुछ भी हो उसमें कैसे होता है। तो हम लोग ये नॉर्मल देख लिए, अब हम देखते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल फ्लूइड बैलेंस क्या देखेंगे हम लोग? एबनॉर्मल फ्लूइड लॉस। एबनॉर्मल तरीके से कैसे फ्लूइड का लॉस होता है, तो एबनॉर्मल तरीका से बता दें आपको, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के द्वारा एबनॉर्मल तरीका से हमारे बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है। जैसे में वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या है? यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है जिससे वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग होने के कारण क्या होता है? फ्लूइड का लॉस होता है। डायरिया। डायरिया बार बार बाथरूम जाने से क्या होता है कि वो फ्लूइड का लॉस होता है। और गैस्ट्रिक सक्शन के द्वारा होता है लॉस। उसके बाद रीनल, किडनी प्रॉब्लम, जैसे किडनी में प्रॉब्लम, किडनी के द्वारा जो लॉस होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीनूरिया। पॉलीनूरिया मतलब कि एक्सेसिव यूरिनेशन, अगर बार बार यूरिन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीनूरिया कहते हैं। पॉलीनूरिया के कारण जैसे डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट को क्या होता है? बार बार यूरिन होता है। क्यों होता है? हाई ब्लड शुगर, अधिक ब्लड शुगर होने के कारण, अधिक ब्लड में शुगर होने के कारण क्या होता है? बार बार उसको यूरिन होना पड़ता है। और डायबिटीज इंसिपिडेंस, डायबिटीज मेलाइटस यानी कि अधिक शुगर उसका ब्लड में हो गया, उस वजह से अधिक यूरिन उसको होता है। और डायबिटीज इंपिडेंस, इंपिडेंस मतलब हो गया कि एडीएच डिफिशियंसी, एडीएच हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाए, कमी होना चाहिए, जिससे किडनी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है? यूरिन अधिक होता है, पॉलीनूरिया का मिलता है। यह डाययूरेटिक यानी कि कोई मेडिसिन लेने से क्या होता है? अधिक यूरिन होता है, उसको कहते हैं डाययूरेटिक। उसके बाद एस्कीम, एक्सेसिव स्वीटिंग, अगर अधिक स्वीटिंग हो रहा है उससे हमारे बॉडी में एबनॉर्मल तरीका से फ्लूइड का लॉस होता है। उसके बाद बर्न, जल जाने से, अगर अधिक जलने से क्या होता है? बॉडी का फ्लूइड भी अब स्किन जलेगा तो बॉडी का फ्लूइड तो उसके साथ जलेगा। अब दूध में पानी है, दूध जलेगा तो पानी उसके साथ भी जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह बॉडी जब बर्न होता है, जलता है, तो क्या होता है? वहां के फ्लूइड का भी लॉस होता है। ये क्या है? एबनॉर्मल तरीका से लॉस हो रहा है। फीवर, अगर अधिक फीवर, बार बार फीवर आ रहा है तो उसके वजह से भी हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी होता है, लॉस होता है। उसके बाद हेमरेज और ट्रॉमा, या ट्रॉमा, अगर अधिक कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आपको बहुत बड़ा घाव हो गया है और हेमरेज हो गया है किसी वजह से, तो उसमें क्या होता है? वो लॉस होता है, थोड़ी देर के लिए ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होने के मतलब उसके साथ फ्लूइड का भी हमारे बॉडी में लॉस होता है। ये क्या है? एबनॉर्मल तरीका है। उसके बाद थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग मतलब होता है कि थर्ड स्पेसिंग सेल से, इंट्रासेलुलर स्पेस से निकल के वो क्या होता है? इंटरस्टेशियल, इंटरस्टेशियल सेल में, सेल से बाहर आके क्या होता है? एक जगह कहीं पे एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है जो फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं? सूजन कहते हैं। सूजन के रूप में एबनॉर्मल तरीका से फ्लूइड का लॉस होता है, तो सूजन के तरीका से भी होता है, यानी कि सेल से बाहर निकल के इंटरस्टेशियल स्पेस में जाके एक्युमुलेशन हो जाना फ्लूइड का, वो क्या कहलाता है? सूजन। वो सूजन अलग अलग तरीका से हो सकता है, जैसे पेनक्रिएटाइटिस, यानी कि पेनक्रियाज में क्या हो जाना? सूजन हो जाना। पेरिटोनाइटिस यानी कि एब्डोमन, थीन मेम्ब्रेन अंडर एब्डोमन के अंदर में भी हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। फ्लूइड का रिप्लेसमेंट, अब फ्लूइड का एबनॉर्मल तरीका से लॉस हो गया, अब हम लोग फ्लूइड का रिप्लेसमेंट हमारे बॉडी में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ओरल के रूप में हम लोग माउथ से जो लेते हैं,
तो उसको जैसे ORS के रूप में हम लोग दे देते हैं, वाटर के रूप में लेते हैं और जूस के रूप में लेते हैं या सॉस के रूप में जो लेते हैं फ्लूइड, वो क्या करता है, वो क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। एबनॉर्मल लॉस हो रहा था, अब उसको हम लोग क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। तो फ्लूइड का रिप्लेसमेंट, ओरल फ्लूइड जैसे हम मुंह से ले रहे थे ORS ले रहे थे, ग्लूकोज वाटर पी रहे हैं, जूस ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वो रिप्लेसमेंट हो रहा है, जो कमी हो गया था वो पूरा हो रहा है। उसके बाद पेरी इंटरनल IV थेरेपी, IV के द्वारा, जैसे क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलाइट्स क्या हो गया, क्रिस्टलाइट्स मतलब हो गया, होता है कि फ्लूइड कंटेन वर्क ओवर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट, ग्लूकोज। क्रिस्टलाइट्स मतलब जो स्मॉल मॉलिक्यूल को अगर हमारे बॉडी में जरूरी है, कमी हो गया है, तो उसको हम लोग IV थेरेपी के द्वारा क्रिस्टलाइट के रूप में हम लोग उसको पूरा करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे में आपके बॉडी में पानी की फ्लूइड की कमी हो जाता है, तो हम लोग सलाइन चलाते हैं, NS चढ़ाते हैं, RL चढ़ाते हैं और डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन चढ़ाते हैं। ये क्या है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी को नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल अगर लॉस हो जाता है फ्लूइड को, तो हम लोग IV थेरेपी के द्वारा उसको नॉर्मल में लाते हैं। अब नॉर्मल अगर फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उसको IV द्वारा रिप्लेसमेंट करते हैं फ्लूइड को उसके बॉडी में, फिर वह नॉर्मल होता है। तो NS देके, RL देके और डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन देके। कॉटिलॉइड्स मतलब हो गया कि बड़े मॉलिक्यूल्स अगर जरूरी है हमारे बॉडी में, कमी हो गया है, जैसे प्रोटीन, स्टार्च की, तो उसमें कॉटिलॉइड्स का IV थेरेपी देना पड़ता है। जैसे में डेक्स्ट्रॉन, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एक्सटेंडर, ये सब क्या हो गया, अगर बड़ा फ्लूइड की कमी हो गया जैसे प्रोटीन, स्टार्च की, तो हम लोग कॉटिलॉइड्स के रूप में IV थेरेपी देंगे। अगर छोटे मोटे हो गया फ्लूइड लॉस, जैसे में RL, NS, DNS का जरूरी है, तो हम लोग कॉटिलॉइड्स IV थेरेपी देंगे। उसके बाद फ्लूइड लॉस ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड का कैसे इम्बैलेंस होता है और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस अब हम लोग कल अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाना और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होने से क्या क्या होता है, वो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। तो थैंक यू। तो जाते जाते तो सुनिएगा, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की रोशनी बुझने मत देना। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की रोशनी बुझने मत देना। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, पर अपने सपनों को कभी झुकने मत देना। थक जाना तो थोड़ी देर के लिए आराम करने ला, लेकिन अपने सपने को कभी झुकने मत देना कि अब हमसे नहीं होगा, नहीं करना। बार बार आप गिरना। आप कभी किसी चींटी को देखे हैं, वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स को ले जाते हुए, वो क्या करता है, बार बार उसको धकेलते धकेलते उसको गोली के टाइप का इतना उसको धकेलता है, उसको करता है कि वो गोली के टाइप में बनता है। और गोली के टाइप में बनने के कारण क्या होता है, उसको जल्दी जल्दी गुड़का देता है, उसको ले जाता है। चींटी को कभी देखते हैं भोजन ले जाते हुए, तो बहुत मेहनत। कभी भी आपको कहीं गिर जाइए तो मेहनत करना। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहे, हंसाते रहते। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी अंदाज के साथ। थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।